नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का चल रहा था टॉपिक हमने, और उसमें क्या देखा था? हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन देख लिया था, हड़प्पा सभ्यता का धर्म देख लिया था कि धार्मिक पक्ष कैसा था। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक पक्ष कैसा था। तो पहले एक बार इनको रिवीजन करते हैं, उसके बाद करते हैं आज की क्लास शुरू। ठीक है, तो रिवीजन के साथ क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पक्ष क्या था। धार्मिक पक्ष में देखा कि हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? माता सतात्मक सभ्यता थी। ठीक, किस आधार पर? यहाँ पे माता देवी की मूर्तियाँ मिली। दूसरा देखते हैं कि यहाँ से हमें जल पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? जल पूजा मतलब मोहनजोदड़ो से जो हमें वरद स्नानागार मिला है, तो उसे कहा गया है कि ये किसी धार्मिक कार्य में या फिर जल स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि आद्य शिव पूजा के साक्ष्य हमें मिलते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से नटराज की मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से आद्य शिव की मूर्ति मिलती है, मोहर पर अंकन मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नाग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जादू मंत्र, जंतर मंतर, यंत्र और जादू टोने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा से हमें 23 ताबीज मिलते हैं उनके आधार पर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यज्ञ वेदी के यज्ञ परंपरा के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे? जैसे बनावली, राखी गढ़ी और कालीबंगा लोथल से हमें क्या मिलता है? यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और क्या मिला है हमें? मूर्ति पूजा देख ली, जल पूजा, सूर्य पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब स्वास्तिक के प्रतीक का चिन्ह मिला हमें, जो कि सूर्य पूजा के जानकारी देता है। कहाँ से मिलता है इसकी जानकारी? इसकी जानकारी मिलती है हमें हड़प्पा से और कालीबंगा से। फिर उसके बाद में देखा कि आद्य शिव की जो मुद्रा अंकन मिलता है, उसी के आधार पर कहा गया है कि हड़प्पा में निवृत्ति परंपरा, संन्यास परंपरा की प्रवृत्ति थी। फिर उसके बाद में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो वर्तमान धार्मिक पक्ष और हड़प्पा के धार्मिक पक्ष में सिमिलरिटी, सामान्यतः अधिकांश समानताएं हैं। उस समय में जल पूजा की जाती थी, आज भी जल पूजा की जाती है। उस समय भी सूर्य पूजा की जाती थी, आज भी सूर्य पूजा की जाती है। उस समय भी माता देवी की पूजा की जाती, आज भी माता देवी की पूजा की जाती है। उस समय भी शिव की पूजा की जाती थी और आज भी हम शिव की पूजा करते हैं। तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा का कौन सा पक्ष हमें वर्तमान में भी देखने को मिलता है, तो वो था धर्म। तो पहले लिखते हैं कि हड़प्पा का कौन सा पक्ष। नोट डालते, नोट से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा का धार्मिक पक्ष वर्तमान में भी प्रचलित है। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं, ये देखा था हमने कल धार्मिक पक्ष। उसके बाद देखा था हमने सामाजिक पक्ष, हम हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा है। उसमें देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के दो टीले थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। उसमें पश्चिमी टीला जो दुर्गीकृत था, उच्च ऊंचे टीले पे स्थित था, उसमें विशिष्ट वर्ग रहता था। जो पूर्वी टीला था उसमें सामान्य जनता रहती थी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में पदानुक्रम था, मतलब उच्च लोग अलग, निम्न लोग अलग रहा करते थे। उच्च वर्ग में कौन कौन वर्ग आ गए? उच्च वर्ग में आ गए व्यापारी और पुरोहित। फिर निम्न वर्ग में किसान आ जाएंगे, दास, मजदूर और शिल्पी। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ग व्यवस्था प्रचलन था। बिल्कुल, वर्ग कार्य के आधार पर वर्ग का संचालन होता था। पुरोहित जो पूजा पाठ कार्य करवाता था, व्यापारी जो व्यापार का कार्य करता था, इसके अलावा किसान खेती करता था, दास सेवा कार्य करते थे, और ठीक है, तो ये 6 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था हड़प्पा सभ्यता? 6 वर्गों में। फिर हमने देखा था कि कल के क्लास में कि ये समाज कैसा था,
वर्तमान समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जो कि आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता की देन है। वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, वो वर्तमान में है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। किस आधार पर पता चलता है? कि माता देवी या फिर नारी की मूर्तियां अधिक मिलने के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खान पान कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी में गेहूं और जौ इनकी मुख्य खाद्यान्न फसलें हुआ करती थी। बाकी अन्य फसलें भी थी, लेकिन मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या थी? गेहूं और जौ। फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मनोरंजन के लिए क्या कार्य करते थे। जैसे वर्तमान में हम खेल कूद करते हैं, वैसे कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो उनमें प्रमुख था नृत्य। किस आधार पे? हमें हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से नृत्य पुरुष और नारी की मूर्तियां मिली, नटराज की मूर्तियां मिली। फिर उसके बाद दूसरा पशुओं की लड़ाइयाँ। फिर उसके बाद में और किसके साथ? पासे के खेल के साक्ष्य मिले, मतलब शतरंज के साक्ष्य मिलते हैं हमें। किससे? हड़प्पा से। जो हड़प्पा से हमें क्या मिलती हैं? शतरंज की गोटियां मिली। किसकी? वो होते हैं ना डाइस जिसे बोलते हैं, जिस पे ऐसे डॉट 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 होते हैं, वो कहाँ से मिली हमें? हड़प्पा से मिली। तो उसके अलावा और मनोरंजन के साधन यही थे प्रमुख रूप से। फिर उसके बाद देख हड़प्पावासी पहनते क्या थे, उनका रहन सहन क्या था। हड़प्पावासी ऊन और सूती वस्त्र पहनते थे। कैसे पहनते थे? हड़प्पावासी ऊनी और सूती वस्त्र पहना करते थे। फिर देखते हैं कि आभूषण पहनते थे क्या हमारी तरह? हाँ, वो भी आभूषण पहनते थे अपनी तरह। वो क्या पहनते थे? वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। जैसे आज भी विभिन्न जनजातियों में पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती हैं, वैसे ही प्राचीन काल में भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। इसके अलावा देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे मनुष्य का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है कि वो छोटे बाल रखता है, महिलाओं के बाल बड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इसके विपरीत थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों लंबे बाल रखते थे। ठीक है, ये मिलता है हमें जानकारी। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी हड़प्पा का सामाजिक पक्ष। ठीक, इसमें भी पहला लिखते हैं हम पदानुक्रम। ठीक है, क्या लिखते हैं? पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब उच्च और निम्न। ठीक है, दो वर्ग थे। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर विन्यास के आधार पर दो क्या थे? दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भागों में विभक्त थे। ठीक, उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। इसमें व्यापारी प्लस पुरोहित, और इसमें किसान शिल्पी आदि। ठीक, फिर दूसरी बात देखते हैं कि हड़प्पा कालक्रम देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता में वर्ग व्यवस्था संचालित थी क्या? बिल्कुल थी। जैसे उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में देखते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो उसमें भी था, क्या था? वर्ग अनुबंध, वर्ग विभाजन। ठीक है, तो टॉपिक डालते हैं वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था का प्रचलन।
ठीक है। कितने वर्ग थे? 6 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 6। कौन कौन से थे? सबसे पहले पुरोहित, व्यापारी, पुरोहित, व्यापारी, किसान, मजदूर, किसान, मजदूर, शिल्पी और दास। हमने देखा कि प्राचीन भारत में दास प्रथा के सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें हड़प्पा से मिलते हैं। फिर तीसरी बात देखते हैं कि ये समाज था कैसा? कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, कैसा समाज था? मात्र समाज, सत्तात्मक। कैसे? मोहरों पे चित्र और मूर्ति के आधार पर। ठीक है। मूर्तियों के आधार पर। फिर चौथा देखते हैं, मात्र सत्तात्मक समाज हो गया। खान पान कैसा था? खान पान, खान पान में क्या था? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी दोनों। प्रमुख खाद्यान्न क्या थी? जौ प्लस गेहूं। क्या था? जौ और गेहूं। फिर उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं कि मनोरंजन के साधन क्या थे? साधन क्या थे? मनोरंजन के साधन नृत्य, और क्या था? पशुओं की लड़ाइयाँ, और तीसरा शतरंज का खेल, मतलब पासे का खेल। और शतरंज की गोटियां कहाँ से मिली है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में और समाज में क्या देखा हमने? उसके बाद देखा कि इनका पहनावा कैसा था। खान पान के बाद देख लिया 6 नंबर पे हड़प्पा का पहनावा। सूती प्लस ऊनी वस्त्र पहनते थे। कैसे? सूती व ऊनी वस्त्र। और क्या थे? पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है। क्या पहनते थे? दोनों आभूषण पहनते थे। और क्या? पुरुष और महिलाएं दोनों लंबे बाल रखते थे। ये था हड़प्पा सभ्यता का समाज। फिर उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जैसे हमने नगर नियोजन देख लिया। नगर नियोजन के बाद में और क्या देखा था हमने? समाज देख लिया, धार्मिक पक्ष देख लिया। और अब चौथा देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब उनके जीवन यापन के साधन क्या थे। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है, चाहे वर्तमान सभ्यता हो चाहे प्राचीन कोई सभ्यता हो, उनमें किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार, मुख्य आधार होता है कृषि। ठीक है। वर्तमान में भी कृषि है कि सबसे पहले कृषि का उत्पादन होता है, खाद्यान्न का उनका व्यापार होता है, उनसे नई फैक्ट्रियों में उनके द्वारा अन्य खाद्यान्न का या फिर सामग्री का उत्पादन होता है। ये देखा हमने। उसके बाद में दूसरा क्या होता है? किसी भी अर्थ दूसरा होता है पशुपालन, और तीसरा व्यापार। उद्योग उस समय थे नहीं इतने, एक दो जगह मिलते हैं, जैसे मन के बनाने के वो कारखाने थे, लेकिन वर्तमान की तरह फैक्ट्रियाँ नहीं थी कि भाई अभी लोहे गलाने की फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ
गाड़ियाँ बनाने की हैं, तो वो वैसा उद्योग विकसित नहीं थे। मतलब छोटे उद्योग या फिर पारंपरिक उद्योग विकसित थे उस समय। तो हम देखते हैं आज अब नेक्स्ट टॉपिक, हड़प्पा के अर्थव्यवस्था। क्या देखते हैं? हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था। ये समझ में आ गया हड़प्पाकालीन समाज कैसा था। पदानुक्रम था, उच्च निम्न वर्ग में विभाग था, वर्ग व्यवस्था का प्रचलन था, 6 वर्ग थे, मातृत्वात्मक समाज था, खान पान शाकाहारी मांसाहारी दो थे, प्रमुख खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था। पहनावे में स्त्री और सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों लंबे बाल रखते थे। मनोरंजन के साधन नृत्य थे। नृत्य के साक्ष्य हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। पशुओं की लड़ाई के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके अलावा शतरंज के खेल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। पासे का खेल की गोटियां प्रयोग की गई, वो कहाँ से मिली? हमें हड़प्पा से मिली। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और करते हैं हड़प्पा का सामाजिक पक्ष। सामाजिक तो कर लिया, अब देखें आर्थिक पक्ष। तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? कृषि, आप सबको पता है, उद्योग और व्यापार। उस समय क्या था? कृषि, पशुपालन और व्यापार। उद्योग नहीं थे ज्यादा, थे लेकिन इतने नहीं थे, और वो भी छोटे स्तर पे थे। अब हम इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। 2-3 क्लासों में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हड़प्पाकालीन आर्थिक पक्ष या फिर हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ थे कृषि, पशुपालन और व्यापार। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में कृषि, कौन कौन सी कृषियां की जाती थी। हम सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा काल में कृषि के साक्ष्य हमें बहुत स्थानों से मिलते हैं, लेकिन 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। फिर उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा काल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा काल में 9 कृषि फसलों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, मटर, तरबूज, कपास और बाजरा। कपास व्यापारिक फसल है और बाकी अन्य खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है, कपास जोड़ेंगे तो। वैसे खाद्यान्न फसलें कितने हैं? 9 के साक्ष्य हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से हमें साक्ष्य मिलते हैं। हमने अभी देखा था कि खाद्यान्न में, सामाजिक पक्ष में, कि हड़प्पा सभ्यता के खान पान में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या थी? गेहूं और जौ। नोट करके लिख लिया था हमने? नहीं लिख लिया तो फिर लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चावल के साक्ष्य हमें मिलते हैं रंगपुर, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा। किन किन स्थलों से मिलते हैं? हड़प्पा किन किन स्थलों से मिलते हैं? लोथल, हड़प्पा, रंगपुर और कालीबंगा, 4 स्थलों से। फिर देखते हैं गेहूं की साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं। गेहूं की साक्ष्य हमें मेहरगढ़ और हड़प्पा से मिलते हैं। इसके अलावा जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़, बनावली और हड़प्पा से मिलते हैं। फिर देखते हैं तिल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तिल के साक्ष्य मिलते हैं हमें बनावली से। फिर देखते हैं सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। सरसों के साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा से। फिर सरसों के साक्ष्य कालीबंगा के अलावा बनावली से मिलते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जहाँ में अपन स्थल पढ़ रहे थे, उन विशेषताओं में हमने कुछ कुछ देख लिए थे कौन सी फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती। जो बच गई थी उनका एक बार डिस्कस रिविजन कर लेते हैं। चना कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें? कालीबंगा से। बाजरा कहाँ से हुआ था? लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, कालीबंगा आदि से प्राप्त होता है। फिर कपास के साक्ष्य हमें किन स्थलों से मिलते हैं? कपास के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग रागी और ईंख मतलब गन्ने के उत्पादन से अपरिचित थे। ये नोट करके लिख लेना। तो हड़प्पा की खाद्यान्न फसलें हो गई 9, मुख्य खाद्यान्न हो गई 2, कौन सी थी? गेहूं और चावल। और कृषि फसलें कितनी थी? 10। फिर उसके बाद में देखते क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि करते कैसे थे, सिंचाई के साधन क्या थे उसके पास। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कि अधिकांशतः नदियों किनारे विकसित हुई थी, जैसे मोहनजोदड़ो था जो सिंधु नदी किनारे था, चिनाब नदी किनारे स्थित थे, इधर घग्गर सरस्वती नदी किनारे स्थित है। तो मतलब जब नदियों में बाढ़ आती थी, फिर जब वो बाढ़ कर उतर जाती थी, कम हो जाती थी, तो उस बाढ़ के उतरने के पश्चात अगस्त से सितंबर महीने में फसलें उगाई जाती थी। उसके बाद में नवंबर माह में फसलें बोई जाती थी। जैसे मतलब जल स्तर अपने को पता है कि भाई सावन भादो आदि बारिश वर्षाकालीन समय चलता है 4 महीने अगस्त सितंबर तक। जैसे ही वर्षा उतरती तो नवंबर में ये फसलें बोई जाती थी। रबी की फसलें अपने आज भी नवंबर में ही बोई जाती हैं। तो उसी आधार पे ये उस समय बोई जाती थी और फिर मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती थी। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न देख लिया हमने, गेहूँ जो था। काटने में किसका उपयोग करते थे? पत्थर के हंसिया का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? पत्थर के हंसिया का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए नहर और तालाब काम में लिए गए। जैसे कहाँ कहाँ लिए गए? हमने देखा था कि तालाब की साख से धौलावीरा से मिलते हैं। इसके अलावा नहर की साख से गुजरात से और शोरतगुज से मिलते हैं। मालवन गुजरात से मिलते हैं। इसके अलावा तालाब की धौला ये होकर चर्चा कर ली। खास बात यह है कि हड़प्पा काल में कुओं से सिंचाई नहीं होती थी। हड़प्पा काल में कुओं का प्रयोग 2 रूप में किया जाता था। एक प्रयोग किया जाता था कि जल के लिए, पेयजल के लिए। दूसरा प्रयोग किया जाता था कचरा निष्पादन के लिए, उसमें कचरा का निस्तारण किया जाता था। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? हमारी कृषि। फिर उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक पक्ष कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक पक्ष देखते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता के जैसे लोथल से फारस की मोहर मिलती है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहरों के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर ऐसे ही हमें मेसोपोटामिया के स्थानों से उर्र आदि से हड़प्पा कालीन सामग्री मिलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी और इसका मुख्य पक्ष था कि व्यापार प्रधान थी। ठीक है, कैसी थी? व्यापारिक सभ्यता थी। फिर हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता से, ताम्र पाषाणी सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। जैसे हमें सामग्री भी मिली है, मोहरें भी मिली हैं। इसके अलावा जैसे ताम्र पाषाणी सभ्यता गणेश्वर था, उससे हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थलों को तांबे की आपूर्ति होती थी। गणेश्वर तांबे के लिए प्रसिद्ध था। गणेश्वर से ही जो कि हमें तांबे के मछली पकड़ने कांटे आदि प्राप्त हुए। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि डिब्बा बंद मतलब मांसाहारी का भी व्यापार होता था। फिर उसके आधार पे हम आगे देखते हैं कि जो हमने चर्चा कर ली। अब फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या था। जैसे उर और शहर से तांबे का श्रृंगदान मिला है। और क्या मिला? उर, निपुर, तेल अस्मार से हड़प्पा के मनके मिले हैं आदि साक्ष्य मिले। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है और उस वो प्रयोग किसके लिए हुआ है? सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ है। ठीक है, किसकी साम्यता रखता है कि मेलुहा क्या था? सिंधु क्षेत्र था। ठीक है, फिर देखते हैं कि व्यापार होता था तो बंदरगाह भी होंगे और हमने एक बंदरगाह नगर देखा भी था, लोथल, जहाँ से हमें गोदी यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। तो जैसे बंदरगाह नगर और भी थे, सुतको, गेंडोर, लोथल, बालाकोट, अल्लादिनो आदि प्रमुख बंदरगाह थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या साक्ष्य मिलेगी जिसके आधार पे हम कह सके कि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। हमें मिलता है कि नाव के नमूनों के साक्ष्य मिले हैं, नाव मोहरों पे नावों के चित्र मिले हैं। जैसे मिट्टी की मॉडल मिला है लोथल से, नाव मोहनजोदड़ो से मिला है आदि से, और लोथल से नाव का चित्र भी मिला है।
फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें क्या क्या निर्यात होता था। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः कांस्य के उपकरण, कपास, अनाज और मनुष्य, क्या निर्यात होता था? अनाज, कपास, मन का उद्योग प्रसिद्ध था, लोथल और चुन्हड़ों में विकसित था, और कांस्य के उपकरण और तांबे के उपकरण क्या होते थे? निर्यात होते थे। इसके अलावा हम आयात क्या करते थे? भाई आयात भी तो करते होंगे कुछ। हड़प्पावासी सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का आयात करते थे। किसका? बहुमूल्य धातुओं का आयात करते थे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि सोना कहाँ से? ईरान से, अफगानिस्तान से आयात करते थे। चांदी ईरान अफगानिस्तान से आयात करते थे। शीशा ईरान अफगानिस्तान से आयात करते थे। लाजवर्थ, जिसे वेदरियो भी बोला जाता है, वो कहाँ से करते थे? बदखसा नामक स्थान से आयात करते थे। इसके अलावा नीलमणि भी कहाँ से आयात करते थे हम? बदखसा अफगानिस्तान से। इसके अलावा फिरोजा भी हम ईरान से आयात करते थे। और क्या? हरित मणि हम दक्षिण भारत से आयात करते थे। इसके अलावा सेल खड़ी, जो कि हमें राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से आयात की जाती है। इसके अलावा शंख और कोड़ियाँ गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत से आयात की जाती। तांबा गणेश्वर और खेतड़ी से आयात किया जाता था। समकालीन स्थल थे जहाँ से क्या आयात किया जाता? ये सामग्री आयात की जाती थी। फिर देखते हैं कि ये व्यापार करते कैसे थे, मतलब इनका माध्यम क्या था। तो व्यापार करने के दो माध्यम थे, एक जल मार्ग से, दूसरा स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता, जैसे बैलगाड़ी, पशु आदि। पशु पे जैसे ऊँटों पे, हाथ आदि पर ढोया जाता था। इसके अलावा जैसे हमें जल मार्ग से नावों के नमूने मिले हैं, तो हमें पता है कि भाई जल से भी होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, जो किस मार्ग से थे? लोथल से होते, जल मार्ग से होते थे। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दो चीजें देख ली, कृषि देख लिया, व्यापार देख लिया। तीसरा क्या देखते हैं? पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता में देखा कि सबसे पवित्र पशु देखा था हमने, एक श्रृंगी बैल था। पवित्र पक्षी देखा था, फाख्ता था। ठीक है, पवित्र वृक्ष देखा था, पीपल था। तो वैसे ही सबसे सर्वाधिक उपयोगी पशु था बैल, वृषभ, जो कि व्यापार में भी उपयोगी था, कृषि करने में भी उपयोगी था। फिर उसके बाद देखते हैं कि पालतू पशु कौन कौन से थे। बैल पालते होंगे तो गाय भी पालते होंगे, सीधी सी बात है। गाय, बैल, भेड़, बकरी और सुअर आदि का क्या करते थे? पालन करते थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि गुजरात निवासी हाथी का भी क्या करते थे? हाथी पालते थे। जैसे हमें ऊंट पालन के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से। फिर इसके अलावा देखते हैं कि हड़प्पावासी, जैसे मोहरों पर चित्र नहीं मिला, किसका? गाय का, लेकिन हमें पता है कि भाई बैल है तो गाय होगा, उस आधार पे हम निष्कर्ष निकालिए। जैसे मोहर पर हमें मिलता है व्याघ्र, भैंसा, गैंडे की आकृति के चित्र मिलते, मतलब इन पशुओं से वो परिचित थे। किन किन पशुओं से परिचित नहीं थे, मतलब अपरिचित थे? हड़प्पावासी अश्व, सिंह और गधे से अपरिचित थे। मतलब इन पशुओं के साक्ष्य हमें विस्तृत तौर पे नहीं प्राप्त होते, या फिर हड़प्पावासी इन पशुओं का उपयोग नहीं करते थे। तो ये हमने देखा आज हड़प्पा की क्लास में। क्या देख लिया? हड़प्पा की क्लास में देखा कि सामाजिक पक्ष कैसा था। उसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक पक्ष कैसा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष को नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और इसका एक पक्ष और रह गया कि राजनीतिक पक्ष, कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन का संचालन कैसे होता था। उस क्लास के साथ ये हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नगरीय नियोजन पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो और बनेगी हमारी, वो रहेगी हड़प्पा सभ्यता का पतन, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ और विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए। आपको क्लास अच्छी लगी
समझ में आया होगा। एक बार फिर सुन ले, ना समझ में आया हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।